सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि सेवानिवृत्ति के लिए निवेश की योजना बनाएं। प्लान टू इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट। हाँ दोस्तों, ये जो मैंने आज का ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य लिया है दोस्तों, ये आपके भविष्य काल के लिए है। वर्तमान में तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम में लगे हैं, बिजनेस में बिजी हैं, लाइफ में बिजी हैं, जो भी है दोस्तों, अपने कार्यों में, अपने कर्तव्य निष्ठा आप में है, सब बातें हैं अपनी जगह है जीवन में। लेकिन वास्तव में दोस्तों, इन बातों का आप ज्ञान वार्तालाप में ये भी आपको जानकारी होगा या आप करेंगे आपको कि कब से आपको प्लान करना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ इस वाक्य पे जो मैंने आज का वाक्य लिया है कि जैसे सेवानिवृत्ति के लिए आपको भाई उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, इन सभी बातों का समावेश मैं आज ले रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए पहले ये समझते हैं रिटायरमेंट क्या है। दोस्तों, रिटायरमेंट ये अपने कार्य, नौकरी, पद से जब आप निवृत्त हो जाते हैं पूर्ण रूप से, उसी को हम रिटायरमेंट इंग्लिश में कहते हैं। अब रिटायरमेंट के लिए एज, जैसे हम इंडिया में, अपने भारत देश में हम देखते हैं कि रिटायरमेंट एज ज़्यादातर 60 टू 62 तक है। जैसे हम देखते हैं ना, 60 साल से 62 साल की उम्र तक। और मैं यहाँ तक कि देखा हूँ कि दूसरे देशों में, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ तक मैंने कनाडा में भी देखा है कि वहाँ पर 65 से 67 के बीच में रिटायरमेंट एज ज़्यादातर होता है। तो वहाँ पर कार्य विषय, जिम्मेदारी और बात विषय चलता है, लेकिन उनके कार्य करने की पद्धति अलग होती है, उनका अपना अलग बिजनेस वर्किंग आवर्स होता है, वो सब अलग अलग बातें हैं। लेकिन अपने यहाँ जब हम देखते हैं, जानकारी लेते हैं कि 60 टू 62, मतलब 60 से 62 तक ज़्यादातर, और कहीं कहीं रैंक वाइज कुछ जगह पर कम भी एज है, कहीं 58 भी है तो कहीं 52 भी है रिटायरमेंट एज। तो ये भी बातें हैं। और उसी के साथ साथ हायर लेवल पे अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज या वो सब देखें तो वो 64 के ऊपर भी जाते हैं, उनका एज रिटायरमेंट का जब होता है। लेकिन कुल मिला के दोस्तों, एक एवरेज जो रिटायरमेंट का एज है वो 60 से 62 का है। कोई एक्सटेंशन वाली बात हो, वो सब है, वो तो डिपेंड करता है उस एप्लीकेशन पे, या डिपेंड करता है वो कितने एक्टिवली काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको ये प्लान कब करना चाहिए, कब आपको ये योजना बनाना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, आपको ये योजना तब बनाना चाहिए जब आपकी उम्र 44 से प्लस हो रहे हैं, आप 45 में एंट्री हो रहे हैं। 45 साल की उम्र में जब आप एंटर होते हैं, आपको तभी से ही प्लान करना चाहिए कि रिटायरमेंट में मुझे क्या करना है, आगे की लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य काल में मुझे कितने हमारे खर्च होंगे, कितना खर्च भविष्य में बढ़ेगा, इस बात का गणित, कैलकुलेशन जो भी है, एट द एज ऑफ 45 ईयर्स से आपको शुरू कर देना चाहिए प्लान। कि भाई आप 45 रनिंग है, 46 है, 47 है, 49 है, 50 है, तो ये आपका रियल टाइम है दोस्तों कि रिटायरमेंट का आपको प्लान करना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद क्या है लाइफ, कैसी है लाइफ, कितनी जिम्मेदारियां हैं आप पर, और कितनी जिम्मेदारियों से आप मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, वो डिपेंड करता है आपके पारिवारिक जीवन पर या आपकी जिम्मेदारियों पर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा, एट द एज ऑफ 45 ईयर्स या आप प्लस में हैं। अब कोई ये भी कहे कि दोस्तों, ये भी कहे कि मेरा एज मान लो 41 है, तो उनके लिए भी रिटायरमेंट प्लान इनडायरेक्टली वही है दोस्तों कि वो अपनी सेविंग का जो परसेंटेज है बढ़ाते जाएं हर साल। एक सिंपल सी बात कर रहा हूं दोस्तों, जिनका एज 40 टू 41 है, 40-41 साल की उम्र वाले जो हैं, उन्हें हर साल, जो एक साल में मान लो 20,000 प्रति, मतलब हर साल, कम से कम वाला शब्द कर रहा हूँ दोस्तों, जिनका एज 40 से 41 का है, यदि वो 40 से 41 साल की उम्र में है और वो प्रति प्रति वर्ष
20 से 25 हज़ार सेविंग कर सकते हैं, ऐसा वो उन्होंने देखा है। तो 41 से 42 हुए तो 30,000, 43 हुए तो 50,000, ऐसा बढ़ाते जाए अपने, मतलब सेविंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाना चाहिए, या अमाउंट उसका बढ़ता जाना चाहिए। तो चलिए पहले हम इन बातों पे ध्यान दें। अगर 45 एज के आप ऊपर हैं तो ये आपका समय शुरू हो गया दोस्तों कि आपको सीरियसली लाइफ में क्या करना चाहिए। आपको रिटायरमेंट का प्लान के बारे में सोचना चाहिए, या उसके लिए पूर्ण रूप से प्लान। अच्छा, आप पूछेंगे दोस्तों कि प्लान क्या करना चाहिए। प्लान करना चाहिए दोस्तों कि आगे भविष्य में खर्चे क्या क्या बढ़ने वाले हैं। खर्चा नंबर 1 जो भविष्य काल में बढ़ेगा, आपका उम्र 45 है तो 55 का जब जब आप होंगे, 60 होंगे, 60 प्लस होंगे, 62 63 होंगे, 65 एज होगा, 70 होगा, 75 होगा, 80 होगा, तो वैसे वैसे समय के साथ साथ दोस्तों ये मेडिसिन दवाइयों का खर्चा बढ़ेगा। हाँ, सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज, अधिकतर दोस्तों मैं ज्यादातर कह रहा हूं, तो उस दवाइयों का खर्चा बाद विषय बढ़ेगा भविष्य काल में। नो डाउट वो तो किसी भी एज में हो सकता है दोस्तों, किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन बीमारी, ये शरीर भी तो रोगों का घर ही है ना दोस्तों। अब किस उम्र में कब किसको क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो उसके लिए प्लानिंग हमें करना है कि भाई मेडिकल इंश्योरेंस है, या लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपने प्लान किया है कि एक कंपलसरी सेविंग हमारा यहाँ जाना चाहिए, जहाँ से हमें रिटर्न, हमें ये सोचना है कि भाई आफ्टर 55 या 60 के बाद, या 62 या 63 के बाद हमें वो इनकम मिले जिससे कि आप पारिवारिक रूप से खर्चा तभी भी आप अच्छे से चला सकें। तो उसके लिए क्या क्या साधन है दोस्तों। तो सबसे पहला साधन तो यही है कि आप प्रति वर्ष 45 ईयर्स और प्लस हो गए हैं तो प्रति वर्ष आपको क्या करना चाहिए। आपको प्रति वर्ष कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट का प्लान करना चाहिए। प्रति वर्ष की बात कर रहा हूं दोस्तों। 46 के एज में, भाई चलो मैं अभी मेरा एज, या किसी का भी एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, एज 45 चल रहा है, तो 46 तक एक 2 लाख से लेके 3 लाख का बैंक में आपका एफडी हो, पोस्ट ऑफिस में आपका एफडी हो, जो आपको रेगुलर इनकम भविष्य में देता रहे। तो अगर 2 लाख का भी आप प्लान करते जाएंगे हर साल, तो 10 साल में 2 लाख का 20 लाख बन जाएगा, और रिटायरमेंट एज के आसपास आप 25 लाख का एफडी कर लेंगे। ये मैं सिर्फ प्योरली फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा हूं, जिसमें आपको एक फिक्स और रेगुलर इनकम आए। अब वो बैंक अभी ऐसे भी हैं कि क्वार्टरली रिटर्न भी देते हैं, हर 3 महीने में भी आपको रिटर्न मिलता है, मंथली भी मिलता है, वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। तो आपको ये कार्य शुरू कर देना चाहिए फ्रॉम द एज ऑफ 45 ईयर्स। ये मैं अदर देन क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस को छोड़ के कह रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के कह रहा हूँ, ये प्रति वर्ष आपका प्लान होना चाहिए। अच्छा, अगर आप ये कायम रखते हैं फ्रॉम 45 टू 60 ईयर्स, तो 15 साल में अगर 2-2 लाख रुपया भी आप एफडी करते गए, तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों कि कितना होगा। 30 लाख रुपया हो गया। और 30 लाख अगर आप रखते हैं उस समय के लिए, चलिए 2 साल, 3 साल, 5 साल, नॉर्मली एक एफडी पीरियड हमने देखा है बैंक में 10 साल तक नॉर्मल रहता है, तो आप 8 से 10 साल का प्लान कर सकते हैं ना वहां पर भी। और कम से कम आप 2 से 5 साल का पहले करिए, जिससे कि हो सकता है कभी फ्यूचर में रिवाइज हो। और खास करके इस तरह से आप प्लान करें कि हाँ भाई चलो 2 से 5 साल के बाद हो सकता है उस समय और परसेंटेज बढ़ जाए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिले। तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूं आपका, कि एक फिक्स इनकम भविष्य में आपके पास आता रहे, ये आपको प्लान करना चाहिए। और जीवन में दोस्तों अक्सर देखा गया है कि 1 तारीख से लेके, हर महीने के 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक सभी का खर्चा काफ़ी रहता है। कहीं लोन का रिपेमेंट है, कहीं घरेलू खर्चे, राशन है, घरेलू खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है,
सब पेमेंट 1 तारीख से 10, 12, कहीं कहीं 12, 15 तक जाता है। तो आपका एफडी का जो टाइम होना चाहिए वो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच वाला हो, जिससे कि प्रति माह कोई 4 तारीख को मिले, कोई 8 तारीख को आ रहा है पेमेंट, या कोई 6 तारीख, कोई 10 तारीख, ऐसा, जिससे आपका बेसिक रिक्वायरमेंट भविष्य में अपने आप ही पूरा हो दोस्तों। ये एक प्लान आपको करना चाहिए फ्रॉम द एज ऑफ 45 ईयर्स। हाँ, आप बोलेंगे सर अभी ऑलरेडी मैं 60 हूँ, 60+ हूँ। तो 60 या 60+ हैं तो नेचुरली लाइफ को आपने पूरा देख लिया है, समझ लिया है। तो या तो आप रिटायर्ड हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ आपको प्रोविडेंट फंड या कहीं कंपनी से या कहीं आपके गवर्नमेंट जॉब से या किसी भी एरिया से जिसमें आप जॉब करते रहें, वहाँ से आप रिटायर हुए, तो वो पैसा जो आता है तो उसमें कम से कम, मैं कहूँगा दोस्तों, कम से कम वाला शब्द कर रहा हूँ कि 60 to 70% आपका फिक्स डिपॉजिट में जाना चाहिए पैसा। हाँ, और वो भी सिक्योर्ड और सेफ बैंक में हो। और या तो दूसरा मैं ये कर सकता हूँ कि जहाँ तक है दूसरा हिसाब ये भी कर सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस में आप रख सकते हैं। कुछ पोस्ट ऑफिस भी हैं जो बाकायदा मंथली इनकम भी देते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी सुविधा पे, आप कहाँ कैसे करते हैं उस पर आप पर निर्भर करता है। ये आपको कार्य भविष्य के लिए प्लान करना चाहिए। और उससे ज़्यादा आपको ध्यान देना है दोस्तों अपने हेल्थ पर। हाँ, अगर आपने अपने हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखा, और वही जैसे आप अपने हेल्थ पर स्वयं ध्यान रखेंगे, तो नेचुरली आप पूरे परिवार के हेल्थ पर भी आपका ध्यान जरूरी होगा, और आप जरूर देंगे। तो अगर पूरा परिवार हेल्दी रहे तो अपने आप ही सभी लोग वेल्दी हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि संपूर्ण परिवार आपका पूर्ण रूप से हेल्दी रहे। ये ध्यान देना, इसके लिए आपका ध्यान होना, या उसके प्रति आप जो भी खर्चा करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सबसे बड़ा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। ये भी मैं आपको साइड बाय साइड जरूर कहूँगा। ये एज वाइज एक अलग बात हो गई, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि आपको पूरी फैमिली के हेल्थ का भी ध्यान देना है। तो फैमिली हेल्थ होता है, हेल्थ इंश्योरेंस है, या जो भी है, इन चीज़ों के ऊपर भी आप, उसमें मेडिक्लेम है, जो भी बातें हैं उस पर आपका एक कवर, जो भविष्य काल में रिक्वायरमेंट जितना हो सकता है, एक थोड़ा बहुत वो भी करते रहना चाहिए। जो आपके अमाउंट में रेगुलर एक्सपेंस होने के बाद जो पैसा बचता है, उसमें से कोशिश करिए कि वो एक आपका, जैसे मैंने कहा ना, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको खर्चा करना चाहिए। वो आपके लिए भले पेमेंट देने वाली बात रहेगी, लेकिन भविष्य में कहीं ना कहीं वो हेल्पिंग हैंड होता ही है। तो इसके लिए ये भी आपको प्लान करना चाहिए। हाँ, लेकिन हेल्थ वाइज ये हो गया, बात ये हो गई। लेकिन इस जनरेशन में, इस युग में जब हम जी रहे हैं 45, 50, 55 की उम्र में, तो हमारा आकर्षण भी एक अलग चीज है इन्वेस्टमेंट का, और वो है हमारा आकर्षण स्टॉक मार्केट का। तो स्टॉक मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट कैसे होना चाहिए, ये भी इनडायरेक्टली मैं आपके एज वाइज बताने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए, आपको सबसे पहले, अगर आपका एज 45, 50 या उसके ऊपर है, तो आप उसी सब स्टॉक का स्टडी करिए जो गिरावट में मार्केट स्टेबल रहते हैं। गिरावट, बहुत मार्केट गिर गया, बहुत नीचे हो गया, तो ऐसे में कौन कौन से स्टॉक हैं, जो एक दो उदाहरण तो जरूर दूंगा मैं अभी दोस्तों आपके नॉलेज के लिए, और मैं जो बोलूँगा या कहूँगा वो आप स्वयं जानते भी हैं। ये बातें ऐसी हैं कि क्योंकि ये आकर्षण का विषय है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट के आकर्षण का विषय है। हम उसके प्रति एक इंटरेस्ट लेते हैं, नेचुरल इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई वहाँ भी हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, हमारे रिस्क पॉइंट को कम करना चाहिए। तो रिस्क कम करने के लिए उन स्टॉक पर ही आपका ध्यान हो या इन्वेस्टमेंट हो जो गिरावट, तो सभी स्टॉक का होता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई सेक्टर या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक ऐसा नहीं है कि उसमें गिरावट ना हो, सभी में होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम गिरावट होता है। तो सबसे कम गिरावट वाले जो स्टॉक हैं, तो जैसे मैं उदाहरण में आपको ब्रिटानिया कंपनी का नाम दे दूं, कॉलगेट कंपनी का नाम दे दूं, या हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम दे दूं, तो इस तरह के स्टॉक में गिरावट कम होता है। वो गिरते हैं जरूर दोस्तों, क्योंकि ठीक है, अभी जैसे
अभी मैंने जितना उदाहरण दिया ये सभी स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में है दोस्तों। बिल्कुल, अब कोई निफ्टी में है तो कोई फ्यूचर ऑप्शन में है तो कोई, ठीक है, निफ्टी 50 किससे बाहर, निफ्टी 100 या उससे भी ज़्यादा जो नंबर ऑफ कंपनीज है उसमें है। तो ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें जो एक उम्र के बाद भी, भाई हमारा कितना पैसा लगा है, 2 लाख लगा है, हाँ 2 लाख हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगा है, लेकिन वो 2 लाख इसलिए इन्वेस्ट किए कि हमें वहां से कुछ ना कुछ डिविडेंड साल भर का आएगा, और ईयरली हमें भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या ब्रिटानिया हो कम से कम 15%, 10 से 15% का रिटर्न जरूर दे देगा साल भर में। ये सोचकर आप कर रहे हैं, और जब वास्तव में आपको 10 से 15% का रिटर्न मिले तो उस समय आपको इनकैश करना ही चाहिए दोस्तों। वो 15% का रिटर्न जो, एक सिंपल सा एग्जांपल है दोस्तों, अगर आपको साल भर का यहाँ अब एफडी में 2 लाख रुपया रखते हैं तो वहाँ आपको साल भर में चलो कितना आ रहा है, ठीक है 14,000 रुपया आ रहा है, 14,000, क्योंकि 7% कुछ प्लस मिलता है, तो 7,000 और 2 लाख का आपको 14,000 कुछ 14,000 प्लस मिलेगा। अब वही 2 लाख रुपया यहाँ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पर, स्टॉक मार्केट में, ब्रिटानिया में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, तो वहाँ आपको हो सकता है 10% से 12% मिले या 15% भी मिले एनुअली। तो जब आपका 2 लाख आपको 2,20,000 दिखता है तो वहाँ 20,000 निकालिए ना, क्योंकि आपको 10% मिला ना। वही 10% आप बैंक में रखे तो 7% मिल रहा है, यहाँ 3% ज़्यादा मिला आपको, तो आप उतना ही पैसा निकालिए जितना आपको रिटर्न आ रहा है। 10% आया, हमने आधा निकाल लिया, चलो 10,000 निकाल दिया, और रखेंगे 10,000, देखते हैं और बढ़ा तो जब आपको 10, 12, 15% जब भी मिलता है उस आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड का, उस समय आपको निकालना आना चाहिए। ये गुण आप में होगा तो ही आप कंपेरेटिवली, भाई यही 2 लाख रुपया मेरा एफडी में था, साल में मुझे 14-15 हज़ार मिल रहा है, यहाँ मेरा एफडी, यहाँ मैंने अपना पैसा रखा है 20-25 हज़ार दिख रहा है अब मुझे, तो 20 से 25 हज़ार दिख रहा है तो 25 हज़ार ही निकालिए ना उतना। अब ब्रिटानिया को मुझे अगर 25 हज़ार निकालना है तो भाई मुझे 5 शेयर ही बेचना होगा, तो 5 ही शेयर बेचिए ना। फिर 5 शेयर आपने बेचा, आपको आ गया 25 हज़ार के ऊपर ही मिला। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों आपको। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का भाव देखिए 2,200 से 300, 400 के बीच में चलता रहता है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपने इन्वेस्ट किया, साल भर में मान लो आपको 15% के आसपास मिल रहा है, आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया, आपको बकायदा अच्छा खासा 2,25,000, 30,000 दिख रहा है उसका मार्केट वैल्यू। तो फिर तो आपको, आपने तो मान लो 100 शेयर लिया है, 200 शेयर लिया है, वो आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। लेकिन जब आपको ये देख रहा है, दिखाई दे रहा है कि 12% मुझे यहाँ रिटर्न मिल रहा है, 15% रिटर्न मिल रहा है, तो ठीक है ना। तो जब आपको 10% का रिटर्न मिलता है, आपके 2 लाख का आप देख रहे हैं कि 2,25,000 दिख रहा है, तो उस समय निकालिए ना पैसा। अच्छा, वो पैसा 25,000 निकालने के लिए आपको कितना शेयर बेचना होगा? केवल 10 शेयर, क्योंकि उस समय उसका भाव 25-2600 होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो आप 2,500 का एक अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का भाव है, 10 बेचेंगे तो आपको 25,000 आ जाएगा। बाकी शेयर रखिए ना आप लॉन्ग टर्म के लिए। ये स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करना चाहिए यदि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं तो। और ये स्टॉक इसलिए एग्जांपल दिया दोस्तों कि ये कई वर्षों से भले वो एक रेंज बाउंड में चलते हैं लेकिन स्टेबल रहते हैं, नीचे जाएंगे तो वापस ऊपर आते हैं एक लेवल तक जाकर। लेकिन ये आपको साल भर थोड़ा ध्यान देना होगा कि जब आपको 15%, 20% का रिटर्न दिख रहा है उस समय पैसा निकालिए, क्योंकि आपके एज के अनुसार आपने जो पैसा बैंक में एक रखा है उसको बैठकर एक बुक में आप कंपेयर करिए ना कि यही 2 लाख रुपया मैंने बैंक में रखा, यही 2 लाख रुपया मैंने स्टॉक मार्केट में लगाया, तो बैंक से तो मुझे फिक्स आएगा ही आएगा साल भर में, लेकिन यहाँ तो मुझे फिक्स नहीं आएगा ना स्टॉक मार्केट से। तो मुझे क्या करना चाहिए, जैसे 15%, 12%, 15% मिलता है उतना पैसा आप निकाल लीजिए, जिससे आपके अकाउंट में वो पैसा तो दिखेगा ना, आपने रिस्क लिया उसका रिवॉर्ड तो मिला आपको, आपने रिवॉर्ड निकाला और रख लिया बस। फिर कभी आपके पास फ्यूचर में फंड बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए फिर दोबारा।
और तब करिए जब मार्केट में गिरावट रहे और शेयर प्राइस नीचे रहे। ऐसा अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे समय के साथ साथ दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ेगा, आपका वेल्थ भी क्रिएट होगा, और जो आपका बैंक में जो मैंने एफडी का उदाहरण दिया वो तो है ही है फिक्स आपका पैसा, ये साइड बाय साइड जो आपको इनकम मिलता जाएगा वो आपको एनर्जी देगा दोस्तों भविष्य में, और वो पैसे को आप रखते चलिए सेविंग अकाउंट में। बस बाकी भाई फ्यूचर में अर्जेंसी है, कहीं इमरजेंसी आ गई तो उस समय पैसे के लिए उसके लिए भी प्रोविजन इनडायरेक्टली आप कर ही रहे हैं अगर आप अपने सेविंग परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं। बस दोस्तों मैं मानता हूं मैंने जो आज दिल से आपको कहा आप इस बात को बहुत सरल रूप में समझ लिए होंगे। कई प्रश्न ऐसे आते थे कुछ सीनियर पर्सन के कि ये रिटायरमेंट के लिए आप कुछ बोलते नहीं, लिख अभी कहते नहीं, तो मैंने वो वाक्य कुछ दिन पहले ही लिखा दोस्तों, और मुझे एहसास हुआ कि इसके बारे में भी आपको प्लान करना चाहिए भविष्य के लिए। भविष्य के लिए प्लान करना चाहिए और वर्तमान में उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन जो एज है दोस्तों वो एज के बारे में जो मैंने कहा उस पर आपका विशेष ध्यान हो, तभी से आपका सीरियसनेस काफ़ी बढ़ जाना चाहिए। और उसके नीचे वाले जो हैं 40 हैं 35 हैं 40 है, वो अपने हर साल एक ही टारगेट रखें कि उनका सेविंग परसेंटेज बढ़ता रहे, बस और कुछ नहीं। तो दोस्तों मैं मानता हूँ मेरी बात को आप पूर्ण रूप से सरल रूप में समझ गए होंगे। उदाहरण को जो मैंने आज लिया और जो मैं दिल से आपको कहना चाहता था आप समझ गए होंगे। चलिए, और बाकी तो हमारे कार्य विषय सर्विसेज के बारे में आपको तो नॉलेज है ही है, उससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।